हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया था। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। तो हमारा एक्सरसाइज 11.2 में इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें पिछली वीडियो में क्या पढ़ना था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो डिफरेंस देखने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता है क्या। इनवर्स प्रोपोर्शन में जो हमारा टर्म होता है एक्स और वाई का, वो क्या होता है, बिल्कुल या तो एक्स के या तो वो बिल्कुल इंक्रीजिंग में चलेगा या बिल्कुल डिक्रीजिंग में चलेगा। ठीक है, बट सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से नहीं होता है। इसमें कुछ बातों को और ध्यान में रखना होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म है वो क्या है, आईपी है, मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता था उसमें क्या होता था, रेशियो कांस्टेंट होता था। मीन्स जैसे ही हम लोग टेबल से भी समझे थे कि जो हमारा टेबल होता था कि जैसे ये एक्स और वाई है, ये क्या है, एक्स और वाई है। तो ये क्या होता था, जैसे 20 और इधर क्या होता था 40, इधर 60, इधर 180। मीन्स इसमें जो होता था 1 और 3 का रेशियो होता था, इसमें 1/2 का होता था। मीन्स यहाँ पे 120 होगा। ठीक है, मीन्स 1/2 का रेशियो होता था। मीन्स यहाँ पर जो हमारा रेशियो होता था वो कांस्टेंट होता था। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे किस बात की कही गई है, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कही गई है कि एक्स और वाई का जो टर्म होगा तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो भी हमारा फंक्शन है, जो भी हमारा टर्म है, ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो हम लोग टेबल इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 90, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10, यहाँ लिख देते हैं 60 और यहाँ लिख देते हैं 15। क्लियर है। और यहाँ लिख देते हैं 45, यहाँ लिख देते हैं 20। चलिए, ये हमारा एक टेबल है। अब हमें बताना है कि ये जो हमारा टेबल है वो आईपी है या नहीं, मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जैसा कि अभी हमने बताया कि इसे हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन में इसके प्रोडक्ट के अनुसार इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर है। तो जैसे ही अगर हम लोग 90 10 जा करते हैं तो ये आ जाता है 900। सेम एज 15 मल्टीप्लाई 60 करते हैं तो ये भी आ जाता है हमारा 900। एंड सेम एज 45 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये भी हमारा आ जाता है 900। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो इनका प्रोडक्ट है वह क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है वह क्या है, हमारा कांस्टेंट है। क्लियर है, इनका क्या है, प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कह सकेंगे कि ये हमारा जो टेबल है वो इनवर्स प्रोपोर्शन के टर्म में है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग अब हम लोग एक और टेबल देख लेते हैं जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड टेबल होगा तो इसे हमें बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें अगर कोई टर्म इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है तो हम लोग उसे नहीं कह सकते हैं कि वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, अब जैसे कि अगर कोई इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, यह इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा।
ये ऐसा नहीं होगा। मीन्स ना ही ऐसा कर सकते हैं कि अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है तो वो इनवर्स प्रपोर्शन है, या फिर वो इनवर्स प्रपोर्शन नहीं है तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं उसका देखिए हम लोग अभी इसका एग्जाम्पल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं 90 और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 10, क्लियर है। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 60 और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 15, सेम एज यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 45 और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 20 और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 30 और यहाँ पे लिखते हैं 25। तो स्टूडेंट अभी आप लोग को जैसे ही हम टेबल लिख रहे होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा कि अरे ये तो बिल्कुल इसके तरह है, सेम एज है, तो जब ये आईपी है तो फिर ये क्यों नहीं होगा। तो अभी हम लोग नहीं कहेंगे, अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन पहले करेंगे। मीन्स इसे अभी हम लोग देखेंगे कि इसका जो मीन्स इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट है या नहीं है। मीन्स सभी का जो रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 90 10 जा क्या होता है यहाँ पे 900, क्लियर है। 15 6 जा कितना होता है, ये भी 900 हो गया। 42 20 जा कितना होता है, ये भी 900 हो गया। एंड 25 3 जा कितना हो गया 750 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया 750, मीन्स ये हमारा क्या हो गया 900 से डिफरेंट हो गया। तो जैसे ही ये डिफरेंट हो गया मीन्स एक भी हमारा डिफरेंट हो गया तो हम लोग कहेंगे कि यह आईपी नहीं है, क्लियर है। हम लोग कहेंगे कि यह आईपी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंट हो गया। सभी क्या था हमारा 900 था और ये एक हमारा हो गया 750। तो हम लोग ये कह सकेंगे कि यह आईपी नहीं है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन में करते थे तो इसका जो हम लोग प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो उसे हम लोग कैसे क्लियरफाई करेंगे, तो उसकी क्लियरिटी कैसे करेंगे। तो उसकी क्लियरिटी के लिए हम लोग कुछ लिखते हैं कि जैसे कि इफ x1 एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ y1 comma y2 are the values of y corresponding to the values x1 x2 of x respectively, then हम लोग अब क्या कहेंगे x1 y1 इक्वल टू x2 y2। देखिए ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया, जैसा कि अभी हम लोग जिससे हम लोग अभी प्रूफ कर रहे थे ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया। मींस जैसे ही ये हमारा इक्वल होता है तो हम लोग कहते हैं यह क्या है आईपी है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा 90 10 जा कितना था हमारा 900 हुआ था, 60 मल्टीप्लाई 50 ये भी हमारा 900 हुआ था, और 45 मल्टीप्लाई 20 ये भी हमारा क्या हुआ था 900 हुआ था। मींस x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो ये हमारा क्या हो गया x1 y1 का प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा x2 y2 का प्रोडक्ट हो गया। तो इसे हम लोग एक टर्म में इसे और लिख सकते हैं कि जैसे x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2, क्लियर है। हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा y2 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा, ताकि हमारा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x1 मल्टीप्लाई y1 बराबर x2 मल्टीप्लाई y2। तो ये हमारा सेकंड, इसे हम सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
आई होप सो स्टूडेंट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज की ओर कि एक्सरसाइज में हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें हमारे पास कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है आगे भी, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और कौन सा स्टेटमेंट इनवर्स प्रोपोर्शन है। सॉरी, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन सा है। ठीक है, इसे हम लोग मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। यह कह रहा है कि आपका क्या है, द नंबर ऑफ द वर्कर, जितना हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर जो है, एक फैक्ट्री है या कुछ भी ले मानकर चलते हैं कि एक फैक्ट्री है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स, तो जितने वहां एम्प्लॉय हैं ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। मीन्स ये कह रहा है कि ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे समझने की जरूरत है। ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है कि इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है जिसे हम लोग समझ कर सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है, ठीक है, और एक कंपनी में कुछ वर्कर्स हैं। तो ये कह रहा है कि क्या नंबर्स ऑफ वर्कर और टाइम में क्या सिमिलरिटी है। मीन्स क्या होगा जब नंबर्स ऑफ वर्कर और टाइम्स का हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही अगर आप लोग को घर पे या होमवर्क करना होता है, स्कूल का अगर होमवर्क करना होता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि अरे मेरा कोई असाइनमेंट कंप्लीट कर देता तो मेरा क्या हो जाता, काम जल्दी हो जाता। मीन्स हमारा जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाता और मेरा इधर जो थ्योरी होमवर्क है वो भी कंप्लीट हो जाता। तो आप क्या करते हैं कि वर्कर्स को बढ़ा देते हैं। तो आप एक कॉमन सेंस यहाँ पे है कि जब हम लोग वर्कर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग वर्कर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स अगर आपको असाइनमेंट भी खुद ही कंप्लीट करना हो और आपको आपका जो हैंड रिटन जो नोट्स है वो भी आपको खुद ही कंप्लीट करना हो, तो अगर आप दोनों आप ही करते हैं तो आपका क्या होगा, टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ वर्कर और टाइम में ये डिफरेंस है कि अगर नंबर्स ऑफ वर्कर इंक्रीज होंगे तो टाइम हमारा डिक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज होंगे तो टाइम हमारा इंक्रीज होगा। मीन्स हम लोग देख पा रहे हैं कि यह बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। ठीक है, अगर वर्कर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे तो हमारा टाइम डिक्रीज होगा, अगर हमारा वर्कर डिक्रीज होंगे तो हमारा टाइम इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स यह क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब ये एक दूसरे के अपोजिट है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, आईपी कहेंगे, मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में ये कह रहा है कि हमें क्या करना है कि हमें एक जर्नी करना है, कुछ डिस्टेंस का एक जर्नी करना है। तो जब हम लोग जर्नी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारी डिस्टेंस ज्यादा हुई तो हम क्या करेंगे, वो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन वो कब लगेगा, जब हमारा स्पीड कमेगा या यूनिफॉर्म रहेगा। अगर हमें कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मानकर चलिए हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर ये x मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो जैसे x मीटर डिस्टेंस है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से चलने में हमें टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, अगर हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हमारा लेस हो जाएगा। मीन्स मान लीजिए हमारा टाइम इतना ही लगा। क्लियर है। तो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स हमारी डिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो, हम एक यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलेंगे। आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट की, अगर रोड पे आप चल रहे हैं तो कहीं कहीं क्या होता है, लिखा हुआ होता है
कि 20 किलोमीटर पर आवर से ही आपको चलना है। मीन्स वहां पर जो आपकी स्पीड है ना, वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा क्या होगा कि टाइम ज्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। मीन्स ये अपोजिट नहीं है कि मेरा डिस्टेंस ज्यादा है तो मेरे को स्पीड इंक्रीज कर देना है, ठीक है, स्पीड इंक्रीज कर, ऐसा नहीं है। मेरा स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो जब यूनिफॉर्म है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ कल्टीवेट एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, मींस जितना हमारा एरिया होगा, मतलब खेतों की जुताई होती है ना, तो अगर हम जितना ज्यादा एरिया खेतों की जुताई करेंगे, हमारा क्या होगा, क्रॉप हमारा क्रॉप हार्वेस्टेड होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो कल्टीवेटेड है हमारा एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, क्लियर है। हमें क्या होगा, जब एरिया ज्यादा होगा तो हमें क्रॉप भी ज्यादा लगाना होगा, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी, एक फिक्स जर्नी है हमारा, और एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो अगर हमारी फिक्स जर्नी है तो उसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम लोग, जर्नी तो फिक्स है, लेकिन अगर हम लोग टाइम को डिक्रीज करते हैं, टाइम को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो हम स्पीड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जब इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोजिट लेकर चल रहे हैं कि टाइम डिक्रीज करेंगे तो स्पीड हमारा हमें स्पीड इंक्रीज करना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। यह कह रहा है कि हमारा एक कंट्री है, लाइक दैट हमारा कंट्री इंडिया, इंडिया में यह कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 50 लोग रहते हैं, ठीक है, और 50 लोग रहते हैं, और 50 लोगों के रहने के लिए हमारे पास 50 किलोमीटर जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 50 किलोमीटर क्या हो गया, पर पर्सन हो गया, मीन्स एक पर्सन पे हमारा हो गया 50 किलोमीटर, ठीक है। अब यह कह रहा है कि अगर हम पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स पॉपुलेशन को हम कर देते हैं 60, तो अगर पॉपुलेशन को 60 कर देते हैं और हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा लैंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स जो हमारा 50 किलोमीटर पर पर्सन था वो मे बी हमारा 45 किलोमीटर, ये कोई करेक्ट कैलकुलेशन नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर 50% रहने पे हमें पर पर्सन 50 किलोमीटर का मतलब सरफेस मिल रहा था, बट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 60% हो गए। तो जब 60% हो गए तो हमारा क्या हो गया, लैंड हमारा पर पर्सन डिक्रीज हो गया। मीन्स आप देख पा रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या कहेंगे, यह आईपी हो गया, मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन में गेम है, ठीक है। द प्राइस ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वल amongst द विनर्स। एक टेलीविजन गेम शो चल रहा है जिसमें एक प्राइस रखा गया है, जिसमें प्राइस की जो मनी है वो 1 लाख रुपया है, क्लियर है। मतलब अगर एक पर्सन वो विनर हुआ, एक पर्सन अगर विजेता बना तो उसे 1 लाख रुपया मिलेगा। बट अगर 2 पर्सन भी बन सकता है, 4 पर्सन भी बन सकता है, 5 पर्सन भी बन सकता है, 8 भी, 10 भी, 20 भी, बट हमें जो प्राइस की जो मनी है हमारे पास वो फिक्स है, वो हमारे पास 1 लाख ही है, ठीक है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द वेदर द प्राइस मनी गिवन टू द इंडिविजुअल विनर टू डायरेक्टली और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। अब ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक
एक टेबल है, मीन्स एक टेलीविजन गेम शो चल रहा है, वहां पे ये जो वहां का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट क्या ने कहा है कि हमारे पास 1 लाख रुपीज है। अब उस 1 लाख रुपीज में हमें क्या करना है, सभी को प्राइज देना है। तो कभी क्या होता है कि एक पर्सन पे 1 लाख रुपया भी मिल सकता है, 2 लाख 2 पर्सन पे कैसे मिलेगा, अगर हमारे पास 1 लाख ही है तो 50,000 मिल सकता है। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर 4 पर्सन हुए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे रहने देते हैं। हम क्या करेंगे कि 1 लाख को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे। क्लियर है। अब अगर 5 पर्सन का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 लाख को हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड दे देंगे। सेम एज अगर 8 पर्सन विजेता बने तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड दे देंगे। एंड सेम एज अगर 10 पर्सन विनर हुए तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड दे देंगे। उसी तरीके से अगर 20 पर्सन अगर विनर हुए तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से डिवाइड दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे ये होगा तो हमारा ये हो जाएगा 25,000। ठीक है। और अगर 5 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20,000। और अगर 8 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12,500। और अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। और सेम एज अगर हम लोग 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। अगर 1 लाख को अगर 20 पर्सन में देना है तो ये हो जाएगा हमारा 2500। क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा 2500। तो आई होप तो स्टूडेंट कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा हो कि 1 लाख हमारे पास मनी है और उसे कई विनर्स में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। मीन्स हमारे पास जितने भी विनर आएंगे उन्हें मुझे 1 लाख रुपए में से ही उन्हें डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन्हें बांट सकते हैं। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो टेबल तैयार हुआ है तो ये इनवर्स प्रपोर्शन को फॉलो कर रहा है या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये इनवर्स प्रपोर्शन को कर रहा है या डायरेक्ट प्रपोर्शन को। तो पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या जा रहा है, बिल्कुल इंक्रीजिंग में जा रहा है। 1 2 4 5 8 10 एंड 20। और नीचे देख रहे हैं कि ये हमारा बिल्कुल डिक्रीजिंग में जा रहा है। ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो क्लियर हो गया कि दो जो हमारी शर्तें थी वो तो सेटिस्फाइड हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 का, x1 y1 x2 y2, तो वो इक्वल आएगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 1 को 1 लाख से करेंगे, अगर 1 को 1 लाख से करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 लाख। ठीक है। उसी तरीके से 2 को अगर 50,000 से करेंगे तो ये भी हमारा 1 लाख आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 4 को 25,000 से करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। उसी तरीके से 5 को अगर 20,000 से करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। मीन्स सेम है, इसी तरीके से होगा। मीन्स सभी का प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 लाख ही हो गया। मीन्स ये कांस्टेंट प्रोडक्ट आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यह क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रहमान इज मेकिंग अ विल using a spokes. He wants to fix equal spokes in such way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him with complete the following table. अब कह रहा है कि रहमान के पास एक साइकिल है, ठीक है, या फिर एक व्हील है। अब वो व्हील किसी का भी हो सकता है, बट उस व्हील में जो स्पोक्स हैं, अब जैसा कि स्टूडेंट हम लोग ये तो जानते हैं कि व्हील में स्पोक जरूर होते हैं, चाहे वो अलग अलग व्हील्स में अलग अलग नंबर्स ऑफ स्पोक हो, बट वो होते जरूर है। क्लियर है। उससे क्या होता है कि जो व्हील्स का जो बैलेंस है वो बना रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रहमान का कहना है
कि वो जो भी उसके पास जो व्हील्स है उसे क्या करना चाह रहा है, वो इक्वल पेयर में वो उसे कंजुगेट करना, इक्वल पेयर में बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसे उसके द्वारा हम लोग को क्या करना है, एक टेबल को कंप्लीट करना है। मींस ये कह रहा है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एक व्हील मींस एक जो सर्कल होता है इसमें टोटल कितना एंगल होता है, 360 एंगल होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम 4 स्पोक लगाए, नंबर ऑफ स्पोक कितने हो, 4 हो, तो उनमें जो प्रत्येक के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना कितना का बनेगा, वह बनेगा 90 का। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 90, क्योंकि जैसे ही हम लोग 360 को 4 से डिवाइड देंगे तो यह क्या आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। सेम एज अगर एक व्हील में हमने 6 स्पोक लगाए, मीन्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 स्पोक लगाए तो हम लोग क्या करेंगे, 360 को 6 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, मीन्स इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पोक्स तो जो लगे रहते हैं व्हील्स में, आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल इक्वी एंगल पे लगा रहता है। मीन्स उनके बीच जो एंगल होता है ना वो बिल्कुल इक्वल होता है, क्योंकि जैसे ही कोई एंगल डिफरेंट हुआ तो क्या होगा, पहिए का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है कि सबको इक्वी डिग्री पे लगाना होता है, सबका डिग्री इक्वल, सबका एंगल इक्वल होता है। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि अगर 8 हमारे पास 8 स्पोक हो, 8 नंबर ऑफ स्पोक कितने हो, 8 हो, तो हमारा कितना एंगल पे स्पोक लगेगा। तो ये इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब 8 स्पोक लगेंगे तो प्रत्येक स्पोक के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री का। सेम एज कि जब 10 स्पोक लगेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 36 डिग्री का। एंड सेम एज 12 स्पोक लगेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल कंप्लीट। अब हमें ये बताना है कि ये जो टेबल कंप्लीट हुआ है, ये जो भी टेबल है ये क्या है, आईपी है या डीपी है। क्लियर है। तो आईपी डीपी के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी तो हमने 360 से ही डिवाइड देकर किया था, बट हम लोग अभी भी जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 94 जा 360, 66 जा 360, 45 8 जा 360 एंड 36 10 जा 360 एंड 12 30 जा 360। मीन्स इनका जो प्रोडक्ट हो रहा है वह क्या हो रहा है, सभी 360 डिग्री के इक्वल हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकेंगे कि यह जो हमारा टेबल है वो आईपी है। क्लियर है। आई होप स्टूडेंट कि आपको यह सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी अब देखिए, अभी हमने जितनी भी बातें कही वो सभी क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन नंबर के लिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें आंसर देना है। आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये हो जाएगा हमारा यस। अभी हमने सब कुछ डिटेल में बताया है, अभी हमने क्या किया है, सभी कुछ डिटेल में बताया है। ठीक है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक। अब ये कह रहा है कि जब 15 स्पोक लगाएंगे तो इनके स्पोक्स के बीच का जो एंगल होगा वह कितने डिग्री का होगा, तो यह हो जाएगा 24 डिग्री का। तो सेम एज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स 40 डिग्री। अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो स्पोक्स के बीच जो एंगल है वो हमारा गिवन है कि वो हमारा कितना है, 24 डिग्री है, तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स
कितने होंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्पोक्स x होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि 360 बाई x इक्वल टू एंगल कितना है इनके बीच, 40 डिग्री। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 24 डिग्री लिख दिया, बट ये क्या होगा हमारा 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 40 डिग्री। अब जैसे ही हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9, मीन्स x इक्वल टू 9, मीन्स अगर व्हील्स में 9 स्पोक लगेंगे तो उनके बीच एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। चलिए क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड among 24 children, if a box of sweets is divided among 24 children, एक हमारे पास स्वीट का बॉक्स है और उसे हमें 24 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट, और यह पे कह रहा है कि प्रत्येक को कितना देना है, 5 स्वीट्स देना है। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, और अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो क्या हो गया, रिड्यूस हो गए। तो चलिए एक यहाँ पे हम लोग टेबल बनाते हैं इसका, जिससे हमें अच्छे से समझ आएगा। तो पहले तो हम लोग ये लिखते हैं कि जो नंबर ऑफ जो स्वीट्स हैं वो कितने हैं। चलिए पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन, हमारे पास जो चिल्ड्रन है वो कितने, 24, एंड ईच चाइल्ड स्वीट, और प्रत्येक बच्चे को कितने स्वीट मिले, 5 मिले। अब यह कह रहा है कि अगर रिड्यूस कर दिया गया, क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, रिड्यूस्ड बाय 4, मीन्स चिल्ड्रन जो है 4 कम हो गया, मीन्स 4 चिल्ड्रन नहीं आए या कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। तो 4 चिल्ड्रन जब रिड्यूस हो गए तो कितने बचे हमारे पास, 20 चिल्ड्रन, और जब 20 चिल्ड्रन है तो उन्हें कितने स्वीट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग का हो गया x1, ये हमारा हो गया y1, एंड ये हमारा हो गया x2, और ये हो गया हमारा y2। क्लियर है। तो जैसा कि अभी हमने अभी हमने ऊपर में बताया था कि इस तरीके से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि x1 y1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, x1 y1 इक्वल टू क्या है, x2 y2। ठीक है, तो x1 हमारे पास कितना है, 24 मल्टीप्लाई y1 कितना है, 5, एंड x2 हमारे पास कितना है, 20, और y2 हमारा फाइंड करना है। तो ये हो गया 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 एंड 4 6 जा 24, मीन्स y2 हमारा क्या हो गया, 6, मीन्स जब हमारे पास when children are 20, then each children have 6 स्वीट्स। क्लियर है, मीन्स जब हमारे पास 24 बच्चे थे तो हमें ये प्रत्येक बच्चे को कितने मिठाई देने थे, 5। अब जब हमारे पास 20 चिल्ड्रन हो गए तो हमें प्रत्येक को कितना मिठाई देना है, 6। ठीक है, नंबर ऑफ 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फार्मर हैज enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle?
अब यह क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक फार्मर के पास कुछ फूड है बट वह 20 एनिमल्स के लिए है, ठीक है, और 6 डेज के लिए। मीन्स उनके पास जो फूड है, जो पशुओं के लिए जो खाना है, वह 20 पशुओं के लिए है 6 दिनों के लिए। बट हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल। बट उनके पास 10 एनिमल्स और इंक्रीज हो गए हैं, मतलब ज्यादा हो गए हैं, उनके पास 10 एनिमल और आ गए हैं, तो उनके लिए कितने दिनों का खाना होगा, तो उनके लिए कितने दिनों का खाना होगा। मीन्स 20 एनिमल्स के लिए 6 दिनों का खाना था, तो जब 10 मोर हो गए तो उनके पास कितने दिनों का खाना होगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि इफ, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अ फार्मर हैज 20 एनिमल्स फूड फॉर 6 डेज। ठीक है, क्या कह रहा है कि अब फार्मर के पास क्या 20 एनिमल्स का खाना है 6 दिनों के लिए। देन 10 more animals, then 30 animals foods are, क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई x। तो ये क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 एंड 5 4 जा 20, मीन्स x इक्वल टू 4। मीन्स जब हमारे पास 20 एनिमल्स थे तो उनके पास 6 दिनों का खाना था, और अब जब उनके पास 30 एनिमल्स हैं तो उनके पास कितने दिनों का खाना हो गया 4 डेज के लिए, 4 दिनों के लिए। ठीक है, तो आज थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।